पश्तूनों का मामला बिल्कुल अलग है। उनको अफगानिस्तान से भी मदद है, उनकी पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है, उनकी पाकिस्तान आर्मी में प्रेजेंस भी अच्छी खासी है, करीब 20% के आसपास हैं वो। तो वो हर लिहाज से जिस दिन पश्तून आज़ादी मांगेगा उस दिन मुझे लगता है पाकिस्तान का असली बिखराव शुरू होगा। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। आपने बोला कि नहीं मांगी उन्होंने और आजादी, और जिस दिन वो मांगेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे यही फ्रेमवर्क था बांग्लादेश का, इससे अलग नहीं था। शुरू में बंगाली ने भी आजादी नहीं मांगी थी, वो भी कह रहे थे कि विद इन, और पाकिस्तान जो बना, पाकिस्तान तो ईस्ट बंगाल में ही बना। ये सुहरवर्दी वगैरह जो लीडर्स थे मुस्लिम लीग के, ये इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम देयर। जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स थे वहीं पे गए थे बाद में। जो लेटर ऑन अली ब्रदर्स के बाद जो भी थिंकर्स थे वो सब उसी साइड गए थे। अब इशू ये है सर कि जिस दिन अगर वो मांगते हैं पश्तून आजादी, अभी वो नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आपने एक बात देखी है सर, अली वजीर को गायब करके रखा है, 2 महीने से ऊपर हो गए। अभी 2 महीने 4 दिन, 2 महीने 5 दिन हो गए, अली वजीर को गायब कर लिया, जो उनका मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रातों रात गायब कर दिया। अब वो कराची जेल में है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि शुरुआत तो आजादी की तहरीक की बांग्लादेश भी ऐसी हुई थी। उन्होंने बोला कि वी वांट आवर राइट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पर आपने देखा पश्तून चुपचाप बैठे हैं, विच इज वेरी अनलाइक पश्तून सर। ये पठान चुपचाप बैठे हैं, मैं पहली बार देख रहा हूं। ये खुदाई खिदमतगार जो थे वो खान वाले, उनके बाद 70 साल के बाद अब हम देख रहे हैं कि सर ये चुपचाप पठान बैठे हैं, जबकि पठान की रेपुटेशन तो बिल्कुल इसके बरखिलाफ है। पठान तो जिसको आपने जंगजू कौम बोला, असली जंगजू कौम वही है। पाकिस्तानी तो बेचारे फ्रॉड हैं। तो ये लोग, ये सर, ये चुपचाप बैठे हुए हैं, और ये जिस दिन आग लगेगी, फिर ये पूरी आग लगेगी सर वहां पे। ये उस टाइप की नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक बोला, 20% से ज्यादा ये लोग पाकिस्तानी आर्मी में हैं, हर एक घर में हथियार है, हाईली वेपनाइज्ड कम्युनिटी है, बहुत इनमें ट्राइबल सिस्टम बहुत जबरदस्त है, और लॉयल्टी टू द ट्राइब ट्रम्प्स लॉयल्टी टू द कंट्री। लॉयल्टी टू द ट्राइब कम्स फर्स्ट। जो अगर जो अचकजाई कबीले का है, तो उसकी जो ट्राइब है वो उसकी अचकजाई कबीले की पहली, इसलिए तो अफगानिस्तान में पूरा कलेश हो रहा है सर, ये ट्राइब सिस्टम में, जो क्योंकि एक दूसरे को आपस में निपटाते रहते हैं, कोई किस ट्राइब का है, एक वॉरलॉर्ड एक एरिया का, दूसरा वॉरलॉर्ड एक एरिया का, ट्राइब्स पे बेस्ड नहीं लोग। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग, यू आर वेरी राइट, आई एग्री विथ यू। जिस दिन पठानों ने मांगी आजादी, उस दिन पाकिस्तान के टुकड़े होना शुरू हो जाएंगे। चलिए अब एक और, इसको थोड़ा सा और ब्रॉडन करते हैं, इस चाइनीज रिट्रीट का ग्लोबल, इंडो पैसिफिक और ग्लोबल एरिना पे इंटरनेशनली इसको बड़ी पावर्स, साउथ ईस्ट एशिया वाले, ये कैसे देख रहे हैं? इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या आने वाला है? सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो आपने पूछा है ना, एंड दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट। हुआ ये ना कि सब लोग तो चीन से डरते ही थे। लोग कहते थे कुछ मत बोलो, चीन को बुरा लग जाएगा, चीन कैसे रिएक्ट करेगा। अब जब इंडिया ने इनके, इंडियन आर्मी पीछे नहीं हटी, इंडिया ने इनके ऐप बैन करे, तो इंडिया ने बेसिकली क्या करा है सर, चाइना को नहीं हराया, इंडिया ने दुनिया को एक मॉडल दे दिया कि ये तरीका है चीन के साथ डील करने का। अब ताइवान भी आंखें दिखा रहा है, बर्मा ने आंखें दिखा दी सर। ये बर्मा इतना सा पावर का, बर्मा ने आंखें दिखा दी चाइना को कि तुम हमारे साथ क्या मतलब करने की कोशिश कर रहे हो। अब आपने एक मॉडल दे दिया, आपने खाका बना के दे दिया कि ठोक बना के देख लो, कन्विंस्ड हो तो कर लो चाइना को, चाइना पीछे हटेगा, हटाने वाला चाहिए उसको पीछे। तो ताइवान आंखें दिखा रहा है सर उसको। और देश हैं, नेपाल के जो केपी शर्मा ओली है, केपी शर्मा ओली भी अब धीरे धीरे, जो बिल्कुल प्रो चाइना था, और वो न्यूट्रल में आ रहा है धीरे धीरे। उसको तो खैर कम्युनिस्ट, उसकी पार्टी ने ही वो कर दिया, लेकिन इनर कू हो गया प्रचंडा के चक्कर में। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया ने जो एक्शन लिया है चाइना के खिलाफ, उससे पूरे एशिया में चाइना की छवि गिरी है। और वो जो एक था जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ना टेफलॉन कोटिंग चाइना की, कि भैया कुछ भी फेंकेंगे चाइना पे चिपकेगा नहीं, वो नीचे गिर जाएगा, चाइना पे नहीं चिपकेगा, वो मट्टी चिपक गई है चाइना के कपड़ों में। अब देखिए, यूरोप भी कह रहा है हम ऐप बैन कर देंगे, अमेरिका भी कह रहा है हम ऐप बैन कर देंगे। तो हर जगह से चाइना घिर रहा है, और चाइना अपनी हरकतों से, चाइना को बाज आना पड़ेगा। क्योंकि सर चाइना भी, मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है, एंड आई विल टेक द लिबर्टी ऑफ व्हाट्सएपिंग इट टू यू। इट इज कॉल्ड द ग्रेट फॉल ऑफ चाइना। और ग्रेट फॉल ऑफ चाइना में मैंने ये लिखा था कि साहब, ये पूरा जो मामला है चाइना का,
ये जो पूरा इशू है चाइना का, वो यही है कि चाइना सबसे ज्यादा किससे डरता है सर? ये हमें समझना है। चाइना सबसे ज्यादा अपने लोगों से डरता है। चाइना बाहर वालों से नहीं डरता, चाइना इंडिया से नहीं डरता है, अमेरिका, चाइना अपने लोगों से डरता है। इसलिए चाइना में ट्विटर नहीं चलता, फेसबुक नहीं चलता, यूट्यूब नहीं चलता, इंस्टाग्राम नहीं चलता, लिंक्डइन नहीं चलता, चाइना में कुछ नहीं चलता, क्योंकि चाइना को यह लगता है कि कहीं हमारे लोग अपनी राय ना ओपनली बता दें। इट इज वेरी स्कैर्ड। आप हांगकांग से जैसे इमिग्रेशन पार करते हैं सर, 10 मिनट के बाद सारे के सारे आपके वो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। फिर आप वीवो डाउनलोड करते हैं, आप अगर आपको अलाउ करते हैं तो अलाउ करिए, उसमें जाइए, आपका ट्विटर विटर तो सब बंद चाइना के अंदर। तो दिस इज ये चाइना का सर एक बड़ा वीक लिंक है, बहुत कमजोर कड़ी। चाइना की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है चाइनाज फियर ऑफ डेमोक्रेसी एंड चाइनाज फियर ऑफ इट्स ओन पीपल। तो चाहे वो 50s में जो तहरीक थी चाइना में, जो तिब्बतियों ने करी थी बिफोर द दलाई लामा और दिस थिंग, उन्होंने तहरीक करी डेमोक्रेसी की। चाहे आप फिर टाइनमेन स्क्वायर की बात कर लें, चाहे फालोंगोंग मूवमेंट की बात कर लें, चाहे 2000-2005 में जो हुआ था उसकी बात कर लें, फिर आप या तो हांगकांग में जो कलेश चल रहा है चाइना का वो, ये सब चीजें हैं। ये अलग अलग जगह से, जैसे कि वॉल्केनो जब फटता है तो अलग अलग जमीन से वो धुआं निकलता है ना सर, की जमीन क्रस्ट होल्ड नहीं कर पा रही उसको। इट इज दैट फिशर्स इन द ग्राउंड सर विच आर टेकिंग प्लेस। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने एक मॉडल प्रोवाइड करा है वर्ल्ड को कि अगर आपको चीन के साथ डील करना है, अगर आप अपनी नजरें मिला के रखेंगे और नजरें झुकाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, तो चीन अपनी नजरें झुकाएगा। इट्स जस्ट अ बुली सर, जैसे बुली होता है ना सर, सड़क का जो, हाँ, जो गुंडा वुंडा होता है सड़क पे, आपने 2 थप्पड़ मार दी भागे। चाइना इज एग्जैक्टली लाइक दैट। करेक्ट। और आपको ये लगता है कि भारत को तिब्बत और ताइवान के हवाले से भी कुछ ऐसे संकेत देने चाहिए चीन को कि अब हम इस पर भी आगे चलने के लिए तैयार हैं? 100% सर, संकेत नहीं, भारत को एक्शन लेना चाहिए। ताइवान हैज अ न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारत को ताइवान को सप्लाई करनी चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल सर, भारत को अग्नि मिसाइल सप्लाई करनी चाहिए। देखिए बात वही है, अभी चाइना पीछे हट गया है, लेकिन चाइना अगले साल फिर आएगा, सबक सीखेगा जो इंडिया ने करा है, बेहतर प्रिपेयर होके आएगा चाइना। क्योंकि चाइना में हमारे जैसा नहीं ना कि कोई ये करे तो, अगर हम राफेल खरीदे तो यहाँ पे 15 पॉलिटिक्स बड़ी खड़ी हो जाती है कि राफेल में चोरी हुई या कुछ भी करो। वहां पे तो कोई नहीं है, वहां पे तो एक आदमी का शासन है, शी जिनपिंग बॉस है, whatever he says will be done. China can move 100 times faster than India, or even for that matter America, क्योंकि वहां पे there is no accountability, डेमोक्रेसी तो है नहीं वहां पे कि आपको कांग्रेस के आपको जैसे अमेरिका में होता है कि आपको कांग्रेस को कन्विंस करना है उनके वोट, वहां पे तो बोल दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने। अब बात यह है कि वियतनाम भी इसमें शामिल है सर, आपको वियतनाम को भी आर्म करना है। वियतनाम आपसे मांग रहा है, अभी आपने कुछ बातें करी हैं कि हम उनको ब्रह्मोस मिसाइल देंगे, कुछ बातें चल रही हैं, इनको आर्म करना चाहिए, लोगों को सबको आर्म करना चाहिए धीरे धीरे, कि जितना आप चाइना के साथ ऑफेंसिव रहेंगे उतना भारत में पीस होगा, उतना पाकिस्तान कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान को ताकत, आपने वो बचपन कहानियां सुनी थी ना कि जादूगर की जान तोते में है। वो सर वो तोता चाइना है सर, वो तोते की गर्दन आप मड़ोगे, जादूगर मर जाएगा अपने आप। इसको तो बिल्कुल करेक्ट आप कह रहे हैं, बिल्कुल जी, आई एग्री विद यू 100% ऑन दैट। मेरा भी पर्सनल ओपिनियन यही है कि इंडिया शुड नॉट कीप हेजिंग इट्स बेट्स ऑल द टाइम, कि हर वक्त यही सोचते रहे कि हम करें नहीं करें। नाउ दे शुड बोल्डली मूव ऑन तिब्बत एंड ताइवान। और एक भयबिन होए ना प्रीत। बिल्कुल आपने कहा, सही कहा। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ये नहीं होती है। तो उसके साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है चाइना की, वो हमारे भीतर भी है, जिसको आप बहुत एक्टिव देख रहे हैं कुछ दिनों से क्या, लगभग 1 वर्ष से, ये जो जब से चीन के साथ थोड़ा बहुत तो शुरू हुआ है उठापटक, तब से ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये हाइपर एक्टिव हो रही है। और मुझे लग रहा है कि यद्यपि हमारी सरकार जो है चीन के प्रति, पाकिस्तान के प्रति, उनके प्रति तो बहुत ही कठोर रुख बड़ी आसानी से अपना लेती है और बहुत मजबूती से खड़ी रही उनके सामने, लेकिन ये 5th कॉलम है, इसके प्रति मुझे कुछ लगता है कि थोड़ा बहुत लचीलापन आवश्यकता से अधिक है, और इनके प्रति भी नीति वही होनी चाहिए जो चीन और पाकिस्तान के प्रति रही है, क्योंकि ये भी उसी प्रकार से इस
देश के हित में नहीं सोचते हैं, देश के हित चिंतक नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टियों का तो आज तक, मेरा तो कई बार साबका पड़ता है इनसे, कई टीवी डिबेट पे मिल जाते हैं, तो मैं तो इनसे हमेशा एक प्रश्न पूछता हूँ, और आपने मेरी पुस्तक नहीं पढ़ी होगी, वो अनब्रेकिंग इंडिया, उसमें सारे डिटेल्स मैंने पूरे ये लेके रखे हैं। और तो गंगाधर अधिकारी पोजीशन पेपर जो इनका 1942 का है, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान की वकालत की थी और उसके अलावा जो शेष हिंदुस्तान था उसके 17 टुकड़े करने की बात की थी, वो कम्युनिस्ट पार्टियों का आज भी आधिकारिक रुख है। उसको आज तक इन्होंने डिसोन नहीं किया है। जी, और जी। उसके बाद भी भारत जो है इनको वो सारी सुविधाएं देता है, इनको इलेक्शंस लड़ने देता है, जबकि इनका जो बेसिक, भले ये ऊपर ऊपर संविधान की शपथ लेते हो, लेकिन जो इनका बेसिक डॉक्ट्रिन है वो आजकल भी वही गंगाधर अधिकारी पोजीशन पेपर है। तो ये जो लचीलापन है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। आपको आता है क्या? सर मैं समझ तो ये किसी को भी नहीं आता, लेकिन हम कोशिश करते हैं सर इसकी। तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ ना कि मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, और मैं आज फिर बोलूंगा सर आपके प्लेटफॉर्म पे, कि भारत के जो किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुले हैं सर, बाहर से नहीं खुले। तो हमारी मिट्टी खास उपजाऊ मिट्टी है सर, यहाँ पे जयचंद भी पैदा हुए और मीर जाफर भी पैदा हुए। हमारी खास मिट्टी है सर हमारी, जो ऐसे ऐसे नमूने पैदा करती है। जयचंद और मीर जाफर के बारे में मेरा दूसरा रुख है। जी जी, मैं मतलब जैसे मेरा विचार दूसरा। जी जी, मुहावरतन कहते हैं सर कि जयचंद है, मतलब हाँ, मुहावरतन कहते हैं, बट दे आर रॉन्गली मलाइंड अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग ऑफ हिस्ट्री। जी सर। अब हुआ ये है सर कि ये हम लोगों ने क्यों करा है ऐसे, हम लोगों ने क्यों उनकी तरफ, आपका सवाल था कि हम सॉफ्ट हैं उनकी तरफ, हम लोग इन सब लोगों की तरफ सॉफ्ट हैं कि सब। उसका रीजन है सर हम लोग क्यों सॉफ्ट हैं। हमें बहुत फर्क पड़ता है कि वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटोरियल में हमारे बारे में क्या लिखा जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे, क्योंकि आपको पता है आप चाइना को ठोकेंगे कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जहां आपने दिशा रवि को जेल में डाला, तो वहां पे एक बात, क्लाइमेट एक्टिविस्ट है दिशा रवि, आज तक उसने, मैंने तो उसका नाम नहीं सुना था, और मैं रोज अखबार पढ़ता हूं सर, 10 अखबार पढ़ता हूं मैं रोज, 4 पाकिस्तानी और 6 इंडियन। आज तक तो मैंने दिशा रवि का नाम नहीं सुना। वो क्लाइंट, जिस दिन वो जेल गई उस दिन क्लाइमेट एक्टिविस्ट बन गई। तो ऐसे कई सारे प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स इंडिया में हैं जो कि वामपंथी विचारधारा के हैं, और उनका सबसे बड़ा यही मामला है सर कि विक्टिम कार्ड प्ले करो, और अपना ये, हम बेचारे, हमारे साथ जुल्म हुआ है। एक तो ये इनकी स्टोरी है। दूसरी स्टोरी ये है सर कि आप देखिए ना, हम लोग ये उनकी, आई डू नॉट ब्लेम द कम्युनिस्ट्स हियर, मैं उनको ब्लेम नहीं करता, मैं ब्लेम करता हूं खुद को। हम लोगों को इतनी फिक्र है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के ना एडिटोरियल में सर क्या लिख दिया हमारे खिलाफ, तो साहब बड़ा गड़बड़ हो गई साहब न्यूयॉर्क टाइम्स में या वॉशिंगटन पोस्ट में, शिकागो ट्रिब्यून में क्या लिख दिया सर, संडे गार्डियन में क्या लिख दिया। जब तक, अच्छा ऐसा क्यों है, क्योंकि हम 1000 साल तो गुलाम रहे, राइट सर। अच्छा, हमारा 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 जो मालिक था वो गोरा था, हम तो कर लेते सर, हमारा मालिक गोरा था, इसलिए इंडिया में फेयर एंड लवली बिकती है, क्योंकि बहू गोरी नहीं होनी चाहिए सर, तभी तो, अरे मालिक गोरा था ना सर, तो एवरीबॉडी एस्पायर्स टू बी मालिक। नौकर कौन बनना चाहता है, मालिक बनना चाहते हैं। अब क्या हुआ सर कि इनका, कि गोरा हमारे बारे में क्या कहता है सर, इसमें हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो चीन से तो हम निपट लेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, पाकिस्तान से भी निपट लेंगे सर, लेकिन वो जो गोरा जो जर्नलिस्ट है जो हमारे बारे में लिख रहा है सर, वो गलत, इससे हम नहीं निपट पाते। अगर आप ये नीति अपनाएं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या लिखे, या आप भी पैसे देके, आपको अगर इतना गोरे अच्छा हो, मतलब कि हमारे बारे में अच्छा लेके, आप दे दीजिए उसको $100-200 मिलियन की, पूरे अमेरिका में बोल दीजिए कि हमारा बजट है $500 मिलियन का, मुख्तलिफ अखबारों को, न्यूज़पेपर्स को हम ऐड देंगे, वो आपके खिलाफ कोई नहीं लिखेगा, आप पैसे खर्च करिए। क्योंकि सारा मीडिया का, मैं मीडिया से हूं सर, और मैं इतना तो पहचान गया कि जो रेवेन्यू मीडिया की चलती है वो एड से चलती है सर, आपको भी पता ही है, एवरीबॉडी नोज, ये ढकी छुपी बात नहीं है, रेवेन्यू जो है वो एड से चलती है। तो आप उनको, आप भी तो थोड़ा उनके, जिसको कहते हैं कि पुट सम ब्रेड इन देयर बास्केट। और दूसरी एक चीज है कि ये माइंडसेट जो हमारा है कि कि गोरा हमारे बारे में अच्छा बोले, जब वो हमारी पीठ थपथपाएगा, व्हेन ही गिव्स अस अ पैट ऑन द बैक ना, कि हाँ बेटा तुमने बहुत अच्छा काम करा, तब हमें लगता है कि हाँ वी हैव, देखो मेरा बेटा देखो कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, तब मुझे अच्छा लगेगा जब बोला कितने अच्छे। वो है माइंडसेट हम लोगों का, हमारा दिमाग है ऐसा है।